हर समाज में रिश्तों की परिभाषा अलग अलग होती है। कहीं मामा चाचा की बेटी से विवाह करना आम बात है तो कहीं मना है। रिश्तेदारी, समाज और विवाह के नियम जितने जटिल हैं उतने ही दिलचस्प भी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास के सेकेंड टॉपिक जो कि हमारा है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। किस प्रकार के उस समय विवाह की प्रक्रिया चलती थी, किस प्रकार के सामाजिक और किस प्रकार के रिश्तेदारों में संबंध हुआ करते थे, उस प्रकार की सभी विषय के समाज के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा हमारे क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत में कि किस प्रकार का उस समय समाज हुआ करता था, कैसे अलग अलग वर्ण के लोगों के बारे में हमने उसमें देखा। और हमने महाभारत जो हमारा ग्रंथ हमारे 500 BC से लेकर 500 CE के बीच में रहा, उसी के आधार पे हमने क्या देखा हमारे समाज को। और उसके बाद हमारे इतिहासकारों ने उसके अलावा भी और भी अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा और हमारे समाज के बारे में सामाजिक इतिहास को लिखा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। तो किस प्रकार के परिवार उस समय हुआ करते थे। जैसा कि हम परिवार के बारे में सुनते हैं तो इतना ही जटिल हमें कोई प्रक्रिया नहीं लगती। परिवार मतलब माताजी, पिताजी और उनके बच्चे, और इतना ही हम परिवार को समझते हैं। परंतु परिवार का कंसेप्ट जो हमारे पुराने समय में होता था वो कुछ और प्रकार से होता था। तो देखते हैं कैसे। हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल। सभी परिवार एक समान नहीं होते हैं। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड मेंबर्स। कहीं कहीं की फैमिली बड़ी होती है, उनमें मेंबर ज्यादा होते हैं। और किस पे डिपेंड करता है, उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, किस प्रकार के उनके बीच में संबंध है विद वन एनदर एज वेल एज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर। किस प्रकार की एक्टिविटीज को वो शेयर कर रहे हैं, त्योहारों में साथ मिल रहे हैं कि नहीं, परिवार में एक साथ रहते हैं कि नहीं, किस प्रकार के उनके बीच में घनिष्ठता है, किस प्रकार के उनके बीच में संबंध है। इसके आधार पे परिवार निर्धारित होता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि परिवार हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि पेरेंट्स होना चाहिए और उनके बच्चे। कहीं कहीं पर पेरेंट्स के भाई बहन वगैरह सब मिलकर ही एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, वो उसको भी परिवार बोलते हैं। तो ऐसे परिवार की परिभाषा अलग अलग आधार अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कैसे रिलेशन है, कितने मेंबर हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज में वो लोग सम्मिलित होते हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। अब एक ही परिवार के लोग क्या करते हैं, फूड शेयर देयर फूड और अदर रिसोर्सेज को भी एक दूसरे में शेयर करते हैं, आसपास बांटते हैं आपस में। एंड लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स टुगेदर। और ये सारे के सारे काम अलग अलग रीति रिवाजों को एक साथ मनाते हैं, दिवाली साथ मनाते हैं, होली साथ मनाते हैं। वे सभी मिलकर इन लोगों को क्या बोलते हैं, एक तरह से परिवार बोलते हैं। ये सब क्या है, फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क। फैमिली क्या होती है, यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव। अब देखो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको भी फैमिली का बोला जाता है। और टू यूज अ मोर टेक्निकल टर्म किंग फोक, या उन्हें क्या बोलते हैं हम, किंग फोक, हमारे रिश्तेदारी बोलते हैं। रिश्तेदारी या रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिश्तेदारी या क्या बोलते हैं, रिश्तेदार। ये सभी के सभी कौन है, हमारे परिवार के हैं। सभी के सभी क्या है, हमारे फैमिलीज हैं। वाइल फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल। जितने भी फैमिलियल टाइज होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। और बेस्ड ऑन ब्लड, और किस पे आधारित होते हैं, हमारा रक्त संबंध किस प्रकार है कि भाई हमारे दादा परदादा के ही लीनिएज से ये लोग आए हैं कि नहीं, उसी आधार पर डिफाइन होता है कि हमारे फैमिली के हैं या नहीं। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार से इनकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस सम सोसाइटीज रिगार्डेड कजिन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशन। कुछ कुछ समाज में क्या देखा जाता है, कुछ कुछ समाज में जितने जिन भी लोगों से उनके ब्लड रिलेशन है उन्हें ही वो कजिन, अपना कजिन मानते हैं, अपने चचेरे ममेरे भाई बहन वगैरह मानते हैं, जिन लोगों से क्या है उनके ब्लड रिलेशन है। लेकिन वेयर एज अदर्स डू नॉट। पर कुछ कुछ जगह पे उनको क्या नहीं मानते हैं अपना, कुछ कुछ धर्मों में, कुछ कुछ अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटी में, समाज में इनको नहीं माना जाता है, अपने चचेरे भाई बहन नहीं माना जाता है, उनके बीच में रक्त संबंध नहीं माना जाता है, ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता है। फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट एलिट फैमिली फेयरली। देखो अब उच्च कुल के इतने लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, इनसे संबंधित तो सोसाइटी के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनके उस समय के रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारे प्राप्त होते हैं। परंतु हमारे जो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे, इनके विषय में हमें कैसे पता लगेगा कि इन लोगों की समाज, इन लोगों के परिवार किस प्रकार हुआ करते थे, क्योंकि इनसे संबंधित कोई हमें सच रिटर्न रिकॉर्ड्स या इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त नहीं होते हैं। So historians have also investigated and analyzed attitude towards। अब इतिहासकारों ने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि किस प्रकार का एटीट्यूड होता था टुवर्ड्स फैमिली और किनशिप। उस समाज किस प्रकार से रिश्तेदारी में मानती थी, किस प्रकार से परिवारों में मानती थी।
उनका किस प्रकार उन संबंधित व्यवहार हुआ करता था, इस सबको हम देखेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। अभी ये बहुत जरूरी है हमको इनके सबके विषय में जानना, उनका एटीट्यूड किस प्रकार से हुआ करता था, उनके फैमिली के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम उस समय के लोगों की थिंकिंग के बारे में जान पाएंगे कि किस प्रकार की सोच हुआ करती थी उस समय के लोगों की। इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शन जस्ट एज एक्शन मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड। और उस समय के लोग किस प्रकार के मतलब व्यवहार करते थे एक दूसरे से, और किस प्रकार उन व्यवहारों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता था लोगों के व्यवहार में, है ना। किस प्रकार के लोग एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं व्यवहारों के, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है हमारे समाज में, समाज की प्रथाओं में। ये सब होता है उस समय इतिहासकार पढ़ने के बाद। उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, मतलब पितृ सत्तात्मकता के बारे में देखेंगे, किस प्रकार के पितृ सत्तात्मकता का उस समय लोगों के अंदर थॉट प्रोसेस हुआ करता था। सबसे पहले हम देखेंगे, कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किंगशिप रिलेशन चेंज एट वन लेवल, द महाभारत इज ए स्टोरी अबाउट दिस। अब देखो महाभारत स्टोरी हम देखेंगे, उसमें पता लगेगा किस प्रकार से पैट्रिलिनी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स। अब देखो टू ग्रुप ऑफ कजिन्स, जो कजिन ब्रदर हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में पावर को लेके, सत्ता को लेके क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। द कौरव एंड द पांडवास, किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच में हो जाता है युद्ध। हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली, और एक ही परिवार के लोग क्या है, अपने कजिन ब्रदर है, एक ही परिवार के लोग हैं और एक दूसरे के बीच में युद्ध लड़ रहे हैं। अब देखो कैसे रिश्तेदारी है, इस प्रकार की समाज में कैसे उस समय हुआ करती थी। रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के कजिन ब्रदर है, फिर भी एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, किस वजह से, पावर के लिए युद्ध कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए युद्ध कर रहे हैं। दैट ऑफ द क्रू अ लीनिएज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद। अभी हमारे हमने पिछले चैप्टर में 16 महाजनपद के बारे में देखा, वहां कुरु महाजनपद भी हुआ करता था। इनका संबंध उसी कुरु महाजनपद से है, उसी के वंश के लोग हुआ, उसी के वंश के लोग ये सब हैं, पांडव और कौरव। सो अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल, और अब इनके बीच में क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है, और वहीं पे कन्फ्लिक्ट जो विवाद है वहीं पे इसका अंत हो जाता है। जिसमें क्या देखते हैं, इन विच द पांडव इमर्ज विक्टोरियस, कौन जीत जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं श्री कृष्ण की सहायता से। आफ्टर द पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, जो पैट्रिलिनियल सक्सेशन वो क्या हो जाता है, इसकी घोषणा कर दी जाती है भाई। क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं कि इनके पिता जो पांडु हैं, धृतराष्ट्र जो थे, अंधे थे, इनको सत्ता नहीं मिल पाई, क्योंकि बड़े पुत्र यही थे, लेकिन ये इनके अंधे होने की वजह से इनको सत्ता नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए कौन ज्यादा योग्य होता है, उनके दूसरे भाई जो है पांडु। तो पांडु के बाद सत्ता किसके पास आ जाती है, अल्टीमेटली युद्ध जीतने के बाद पांडव के पास आ जाती है। इसमें देखते हैं पैट्रिलिनी मतलब यहाँ पे क्या, पैट्रिलिनी मतलब डिसेंडेंस, हमारे वंश को किसके, ग्रैंडफादर या फादर के आधार पर देखा जाए, और मैट्रिलिनी मतलब माता के आधार पर देखा जाए हमारे वंश को। सो आगे देखते हैं, वाइल पैट्रिलिनी हैज एग्जिस्टेड प्रायर टू कंपोजिशन ऑफ द एपिक द सेम। तब देखो जो हमारा महाभारत लिखा गया है उससे पहले भी कहीं ना कहीं पितृ सत्तात्मकता के विषय में और भी विचार चलते होंगे, परंतु द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत रीइंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। परंतु अब महाभारत के बारे में हम देखते हैं कि भाई ये पितृ सत्तात्मकता कितनी ज्यादा जरूरी है, कैसे इससे संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वह कितने जरूरी है, अन्यथा किस प्रकार के ऐसे बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध छिड़ जाते हैं आज भी। अंडर पैट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज। अब देखो पैट्रिलिनी के अंदर क्या होता है कि भाई जो पिता की संपत्ति होती है और पिता का जितने भी संसाधन होते हैं उस पर किसका हक होता है, अपने पुत्र का हक होता है, इंक्लूडिंग द थ्रोन इन केस ऑफ किंग्स। और अगर राजा है तो राजा के केस में क्या देखा जाए कि जो उनकी गद्दी है, जिस थ्रोन है, जिस पर बैठते हैं, सिंहासन जो है, उस पर भी किसका हक होता है, राजा के पुत्र का। ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डायड, और उनकी मृत्यु के पश्चात किसको मिलती है वो सिंहासन या राजगद्दी, उनके पुत्र को मिलती है। तो यही पैट्रिलिनी का कंसेप्ट है कि भाई पिता के मृत्यु के बाद उनके जो सक्सेसर आते हैं वही उनकी संपत्ति के और उनके संसाधनों के लिए योग्य होते हैं। उनकी संपत्ति और उनके संसाधन कैसे मिलते हैं, उनके पुत्रों को मिलते हैं। तो इस प्रकार की पैट्रिलिनी का सिस्टम उस समय चल रहा था। कैसे महाभारत का युद्ध हमने देखा, महाभारत के समय हमारी गीता भी लिखी गई है, कैसे गीता में अलग अलग प्रकार के हमारे श्लोक का वर्णन किया गया है। और जैसे हमारे श्री कृष्ण का एक बहुत प्रसिद्ध इसमें श्लोक जो दिया गया है, हम सुनते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धरती पर जन्म लूंगा और सभी पापियों का नष्ट करूंगा। इस प्रकार के ऐसे अलग अलग श्लोक हमारे महाभारत में दिए गए हैं।
उसके बाद आगे देखते हैं, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। जितने भी बड़े बड़े राजा रजवाड़े के परिवार के लोग हुआ करते थे वो इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। किसको? पैट्रिलिनी के सिस्टम को, पितृसत्तात्मकता वाले सिस्टम को। ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिस, अब कुछ कुछ समाज में देखा जाए अलग अलग प्रथाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। समटाइम्स देयर वर नो सन्स इन सम सिचुएशन, अगर मान लो किसी पिता के कोई भी संतान नहीं है, इन सम सिचुएशन ब्रदर्स सक्सीडेड वन अनदर, तो उसके किसके, उसके भाई को उसकी सत्ता मिल जाती है। मान लो कोई भी राजा है, ये किंग है, इसके कोई भी पुत्र नहीं है, इस राजा के कोई भी क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, इस राजा के कोई भी पुत्र नहीं है। इसके पुत्र ना होने की वजह से क्या होता है, उसका भाई जो होता है उसे उसकी सत्ता मिल जाती है, वही उसका क्या हो जाता है, सक्सेसर हो जाता है, इसको इसकी सत्ता मिल जाती है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, समटाइम्स अदर किंसमैन क्लेम टू द थ्रोन इन वेरी, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, मान लो उसका भाई भी नहीं है तो कोई दूसरे उनके जो रिश्तेदार है उनको उनकी सत्ता मिल जाती है। किसको मिल जाती है? रिश्तेदारों को सत्ता मिल जाती है। एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वुमेन सच एज प्रभावती गुप्त, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा ना हमारे, प्रभावती गुप्त को किस प्रकार सत्ता मिल जाती है। उनके मतलब उनके जो चाइल्ड रहते हैं जिनको सत्ता मिलने वाली होती है वो थोड़े बहुत ज्यादा छोटी उम्र के होते हैं, इसलिए उनकी माता जो है प्रभावती गुप्त ये सत्ता को संभालती हैं। प्रभावती गुप्त कौन है? हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, जिनका विवाह वाकाटक प्रिंस के साथ होता है, तो यह सत्ता को संभालती हैं। कुछ बहुत रेयर केस में होता है ऐसा कि जहाँ पे वुमेन वगैरह थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठती हैं। हमारे इतिहास में पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में भी हम पढ़ते हैं, और हमारे नॉर्थ वाले रीजन में देखते हैं क्वीन दिद्दा के बारे में, से बहुत सारी इतिहास में वुमेन भी हुई है जिन्होंने अपनी अपनी सिंहासन पर राज किया है। उसके बाद हम देखते हैं द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू द रूलिंग फैमिलीज। देखो अब क्या, जितनी भी रूलिंग फैमिली से वहां से संबंधित जो पितृसत्तात्मकता वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत यूनिक नहीं है। इट इज एविडेंट इन मंत्रास एंड रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेद। और इसके अलावा हम और भी ऐसे ऐसे न जाने कितने ग्रंथ देखते हैं, जैसे कि एक ग्रंथ हमारा क्या है, ऋग्वेद। इसके अंदर भी पितृसत्तात्मकता या पैट्रिलिनी के कंसेप्ट को बहुत अलग तरीके से दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है? इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण। और इस प्रकार का जो पितृसत्तात्मकता का जो व्यवहार है, इस प्रकार की मानसिकता है, उस समय के जितने भी मतलब एलिट क्लास के लोग, हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, इनके द्वारा इसका पालन किया जाता था। किसका पालन किया जाता था? पैट्रिलिनी सिस्टम का। किसका? पैट्रिलिनी का, कि भाई पिता के बाद उसके संपत्ति पर, पिता के बाद उसकी संपत्ति पर किसका हक होगा? उसके पुत्र का। उसका सक्सेसर कौन बनेगा? उसका पुत्र बनेगा। पैट्रिलिनी के सिस्टम को फॉलो करते थे। इवन ब्राह्मण्स भी इसी सिस्टम को फॉलो किया करते थे। तो इस प्रकार ये वाले क्षेत्र में हमारा क्या हुआ, ये कुरु, हमारा कुरु महाजनपद, इसी वाले क्षेत्र में युद्ध होता है पांडव और कौरवों का। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जो आज का हमारा दिल्ली वाला रीजन यहीं पर है, इसी वाले क्षेत्र में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। प्रोड्यूसिंग फाइन्स है। अब ये देखो, Here is an excerpt from मंत्र। अब देखते हम पैट्रिलिनी के कंसेप्ट को कैसे इसके थ्रू भी, एक्सेप्ट के थ्रू भी जानेंगे कि ऋग्वेद में किस प्रकार की बात की गई है। विच वॉज प्रोबेबली इंसर्टेड इन 1000 BC के समय पर ऋग्वेद के अंदर जो बात की गई है, एक मंत्र लिखा गया है, उसमें क्या बोलते हैं देखते हैं। एक हिंदू वेडिंग हो रही थी, उसमें किस प्रकार के इस मंत्र को बताया गया है। आई फ्री हर फ्रॉम हेयर, मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्राह्मण पंडित जो भी बोलते हैं कि मैं तुमको यहाँ से मुक्त करता हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर, मतलब पिता के यहाँ से तुमको मुक्त करता हूँ, और बट नॉट फ्रॉम देयर, पर परंतु वहां से मुक्त नहीं करता हूँ। किसके द्वारा? जिससे उसका विवाह हो रहा है उस पुरुष के साथ। आई हैव बाउंडेड हर फर्मली देयर, परंतु मैं तुमको वहां बांध देता हूँ, इसे बंधन में बांध रहा हूँ विवाह के पश्चात। सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ द इंद्र, और इंद्र भगवान की कृपा से तुम्हें क्या हो, बहुत कुशल पुत्र हो, और तुम्हारा बहुत ज्यादा सौभाग्यवती रहो, और अपने हस्बैंड से तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे। मतलब ऐसे अपन देते हैं ना आशीर्वाद, पुत्र भवती और सौभाग्यवती भव, इस प्रकार के कुछ इस प्रकार से। कैसे पैट्रिलिनी के कंसेप्ट को कैसे केवल पुरुषों को ही प्रभुत्व में बताया गया है कि पुरुषों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। फाइन सन्स के लिए वैसे आशीर्वाद दे रहे हैं कौन? उस समय के प्रीस्ट वगैरह। और वन किंग फॉर क्वेरल। अब देखो ये क्या देखने को मिलता है हमको, महाभारत की कथा के बारे में जानने को मिलता है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम आदि पर्व। हमारे महाभारत में अलग अलग पर्व दिए गए हैं, उसमें से एक आदि पर्व, उसमें क्या स्टोरी दी गई है। ऑफ द संस्कृत महाभारत डिस्क्राइब कन्फ्लिक्ट अमंग कौरव एंड पांडव। अब कौरव और पांडव की जो किस प्रकार युद्ध होते हैं इसकी कहानी देखते हैं। धृतराष्ट्र, द कौरव वर द सन ऑफ धृतराष्ट्र। कौरव कौन हुआ करते थे? धृतराष्ट्र के पुत्र हुआ करते थे। और पांडव कौन हुआ करते थे? पांडु के पुत्र हुआ करते थे, जो उनके कजिन हुआ करते थे।
सिंस धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, अब धृतराष्ट्र क्या होता था, धृतराष्ट्र क्या था, अंधा था। अब धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से क्या होता है, उसकी गद्दी जो, उसकी थ्रोन जो है किसको मिल जाती है, पांडु को मिल जाती है। अब पांडु को उसकी गद्दी मिलने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठता है, पांडु। पर कुछ समय बाद क्या होता है, पांडु की भी मृत्यु हो जाती है और फिर वापस क्या होता है, धृतराष्ट्र ही उस जगह योग्य होता है, तो धृतराष्ट्र को ही वापस क्या बना दिया जाता है, वहां का राजा बना दिया जाता है। एज प्रिंसेस ग्रू अप टुगेदर, अब धीरे धीरे समय के साथ साथ देखते हैं जब धृतराष्ट्र भी बुजुर्ग होने लगता है, उसका हम देखते हैं कि जितने भी उनके राजकुमार हुआ करते हैं, पांडु के पांडव और धृतराष्ट्र के कौरव, ये सभी भी योग्य होने लगते हैं। तो लोगों में ज्यादातर कौन से पांडव ज्यादा प्रचलित हुआ करते थे, तो पांडवों को ही क्या ज्यादा योग्य माना गया है सिंहासन पर बैठने के लिए। धृतराष्ट्र के बाद जो भी बनेंगे कौन बनेंगे, पांडव बनेंगे, यहाँ की गद्दी सिंहासन के कौन, राजा बनेंगे। परंतु दुर्योधन क्या हो जाता है, जेलस हो जाता है कि भाई दुर्योधन बोलता है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी हूँ, सबसे बड़ा भी हूँ मैं, परंतु फिर भी ये गद्दी मुझे नहीं मिल रही है। तो वह अपने पिता से बोलता है ना तो आप इस सिंहासन पर ना ही आप बैठ पाए हैं और ना आपके बाद अब हम बेहतर तरीके से सिंहासन पर बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार की बात अपने पिता से कहता है कौन, दुर्योधन कहता है। और इसी बात में क्या हो जाता है, इनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है, किसका, महाभारत का, जो सबसे बड़ा युद्ध हमारा हुआ इतिहास में, महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है किसके बीच, कौरव और पांडव के बीच में, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार के हुआ करती थी उस समय की समाज। और उस समय हम देखेंगे क्या, फैमिलीज के बारे में देखा, मैरिज के बारे में देखेंगे, रिश्तेदार किस प्रकार के होते थे, फैमिलीज का कंसेप्ट किस प्रकार का होता था, उनके बीच में किस प्रकार के विवाह की प्रक्रिया किस प्रकार होती थी, इसके बारे में हम देखेंगे। वाइल सन्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिज, अब देखो वंश को आगे बढ़ाने के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, पुत्र ज्यादा जरूरी है। बट डॉटर्स वर व्यूड रादर डिफरेंटली विद इन द फ्रेमवर्क, और पुत्री को, अगर पुत्री हुई है उनके परिवार में, बेटी हुई है, तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता था। दे हैड नो क्लेम्स टू देयर रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड, घर की कोई भी वस्तु पर उनका कोई भी हक नहीं होता था। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल, और अपने रिश्तेदारों के अलावा, किसके अलावा, रिश्तेदारों के अलावा, एक तरह से हम देखा जाए तो एक्सोगेमी का कंसेप्ट है कि भाई अपने परिवार में, अपने कुल में ना होकर कोई दूसरे कुल में अपनी पुत्री का क्या कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, और अपने घर की जितनी भी संपत्ति पर उसमें पुत्री का कोई भी हक नहीं होगा। इस प्रकार का सिस्टम उस समय चलता था। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगेमी, ये देखो मतलब क्या, अपने रिश्तेदारों और अपने क्या कुल से बाहर अपनी पुत्री का विवाह करवाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी। क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी, मतलब मैरिंग आउटसाइड ऑफ व्हाट, किन, रिश्तेदारों के अलावा। मीन दैट द लाइव्स ऑफ यंग गर्ल and women belonging to the family that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time। अब देखो जितनी महिलाएं हुआ करती थी, उनकी बेटियां राजा रजवाड़े की या बड़े बड़े एलीट क्लास के लोगों की पुत्री है, तो उनको बहुत देखभाल से रखा जाता था, बहुत उनकी केयर की जाती थी, और यह इंश्योर किया जाता था कि सही समय पे सही व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया जाए, सही समय पे सही व्यक्ति से, योग्य व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया जाए, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। किस प्रकार की महिलाओं की उस समय स्थिति हुआ करती थी। दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान, और इसी से किस चीज का कंसेप्ट आता है हमारा, कन्यादान का। किसका कंसेप्ट आता है, कन्यादान का। और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, और कन्यादान और दहेज जो हम देखते हैं, दहेज प्रथा का सिस्टम इसी समय से प्रारंभ होता है कि अपनी पुत्री का कन्यादान कर देना और उसे क्या दे देना, साथ में कुछ गिफ्ट दे देना, जिसे हम दहेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर, और ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है फादर की। फादर सभी मतलब फादर को, पिताजी को क्या होता है, अपनी पुत्री का कन्यादान करने के पश्चात पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की मान्यता उस समय के लोगों में हुआ करती थी। इस प्रकार के रूल्स हुआ करते थे मैरिज से रिलेटेड। उसे क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी क्या होता है, अपने भी रिश्तेदारों के अलावा, अपने कुल के अलावा दूसरे कुल में विवाह करना एक्सोगेमी होता है। अब आगे देखेंगे, विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन, हमने देखा 600 BC आते हमारे महाजनपद बनने लगते हैं, सिटीज धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, नए नए टाउन्स बनने लगते हैं। अब टाउन्स बनने लगते हैं तो सोशल लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, अब धीरे धीरे सोसाइटी में भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे ना, पॉलिटिकल लाइफ बदला रही है, इकोनॉमिकल लाइफ बदला रही है, तो सोसाइटी भी बदलाएगी। सो पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मीट टू, अब देखो आसपास के क्षेत्रों के लोग जो दूर दराज रह रहे हैं, जो आसपास रह रहे हैं, एक दूसरे से प्रोडक्ट्स को आपस में बांटते थे, अपने विचारों को बांटते थे। शहरों में रह रहे हैं, इस प्रकार से इन लोगों के विचारों में धीरे धीरे क्या आने लगेंगे, परिवर्तन आने लगेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान इन लोगों के बीच हो रहा है। दिस मे हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, अब इसी से क्या सवाल उठता है, जो हमारे पुराने समय में जो हमारे अलग अलग बिलीफ सिस्टम चल रहा है, प्रथाएं चल रही है, इस पर सवाल उठते हैं। किस प्रकार से,
Faced with this challenge, the Brahman responded by laying down codes of social behavior in a great deal. और जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं उस समय के कोड्स बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, किस प्रकार के समाज में व्यवहार चलेगा, कौन से वर्ण के लोगों को किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, कौन से वर्ण के लोग किस प्रकार के कार्य करेंगे, इस प्रकार के अलग अलग नियम बना दिए गए। किसके द्वारा बना दिए गए? ब्राह्मण्स के द्वारा। So these were meant to be followed by Brahmins in particular and rest of the society in general। तो देखो मेजरली तो किसको फॉलो करना है? सभी ब्राह्मण्स को, सभी नियमों का पालन करना है। इनके अलावा जितनी भी सोसाइटी में अलग अलग जनरल लोग हो रहे हैं, इनको भी इन नियमों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। From 500 BC these norms were compiled in संस्कृत टेक्स्ट। और ये सभी के सभी कब से? 500 BC में जब देखते हैं ये सभी के सभी नियम, जितने भी अलग अलग प्रकार के नियम या रूल्स या कोड्स बनाए गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, इन सभी को क्या किया गया? संस्कृत के ग्रंथों में लिखा गया। किसमें लिखा गया? सभी के सभी नियमों को, जितने भी नियम कानून उस समय के समाज में चल रहे थे, तो 500 BC 500 ईसा पूर्व में देखते हैं सभी नियमों को संस्कृत टेक्स्ट में, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हुए हैं उन सभी ग्रंथों में इन सभी नियमों को लिखा गया कि कौन से नियमों का कौन से वर्ण के लोग पालन करेंगे, कौन से नियमों का किस प्रकार पालन करना है, ब्राह्मण कौन कौन सी नियमों का पालन करेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन कौन सी नियमों का पालन करेंगे, और किस प्रकार से उस समय का समाज चलाया जाएगा। और इन सभी नियमों को लिखा है किसमें? संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। और उन संस्कृत ग्रंथों को क्या बोलते हैं हम? धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धर्मशास्त्र का ही क्या है? पार्ट है। धर्मसूत्र इसी का ही पार्ट है। इन अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में उस समय के जो ब्राह्मणों ने क्या बनाए हैं? कोड्स बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं समाज के संबंधित, इन सभी समाज के नियमों को इनमें लिखा गया है। किसमें? संस्कृत टेक्स्ट में। उनका नाम क्या है? धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क द मनुस्मृति। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या वर्क है उस समय का? मनुस्मृति। ये बहुत विवादित किताब है, आज भी इस पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। ये हिंदू लॉ बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू लॉ बुक हमारी मनुस्मृति। इसमें बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें की गई है जो समाज में समाज के लोगों के द्वारा किस प्रकार का समाज होना चाहिए, और कौन से वर्ग के लोग, कौन से वर्ण के लोग, कौन सी जाति के लोग किस प्रकार के कार्य करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है। लॉ बुक है ये मनुस्मृति। वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC से 200 CE के बीच में ये बुक लिखी गई। कब से कब तक? 200 BC से 200 CE के बीच में ये किताब लिखी गई है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने प्रकार की मैरिज हुआ करती थी। जैसे कि एक प्रकार की मैरिज देखें हम, एंडोगेमी हुआ करती थी, टू मैरिज विद इन अ यूनिट, अपने ही कुल में विवाह करने। दिस कुड बी किंग ग्रुप, कास्ट और ग्रुप लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी, मतलब जो अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में विवाह होता है। देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जैसे अपने रिश्तेदारों में चाचा मामा की बेटियों से विवाह कर लेते हैं, तो सम काइंड ऑफ इस प्रकार चलता था। इसे एंडोगेमी बोलते हैं। और एक्सोगेमी रिफर्स टू द मैरिज आउटसाइड द यूनिट, अपने कुल के बाहर कोई दूसरे कुल में विवाह करना, क्योंकि कुल के लोग सभी अपने क्या कहलाते हैं? फैमिली वाले कहलाते हैं। तो कुल से बाहर जाकर विवाह करने को क्या बोलते हैं? एक्सोगेमी। और उसी कुल में विवाह करने वाले को एंडोगेमी बोलते हैं। पॉलीगेमी या पॉलीगनी क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ, अगर कोई भी पुरुष है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगेमी। जैसे कि हम इतिहास देखते हैं, बहुत से हमारे राजा दशरथ की हम देखते हैं 3 पत्नियां हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो वो कैसा है? पॉलीगेमी बोलते हैं। और पॉलिंड्री मीन्स प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। महाभारत में हम देखते हैं कि हमारी जो द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो ये कैसा कंसेप्ट है? पॉलिंड्री का कंसेप्ट है, मतलब एक वुमेन जिसके 5 हस्बैंड है, काइंड ऑफ दिस, मतलब जिसके बहुत सारे हस्बैंड है ऐसा कहा जाए, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं? द्रौपदी का, है ना। उसके हम देखते हैं कुछ अलग बेसिस पर भी देखते हैं कि मैरिज के अलग बेसिस पर भी अलग अलग प्रकार के क्या हुआ करते हैं? टाइप्स हुआ करते हैं। हियर आर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो मनुस्मृति में अलग अलग प्रकार के मैरिजेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम देखेंगे कैसे 8 प्रकार के होते थे। कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। 8 टाइप्स ऑफ व्हाट? मैरिज। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह। क्या हुआ? ये क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के बाद देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह। ऐसे 8 प्रकार की मैरिज का कंसेप्ट है हमारे क्या? मनुस्मृति में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में। ब्रह्म विवाह, देव विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब जिसको वैदिक ग्रंथों के बारे में जानकारी हो, ऐसे पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह करवा देना ब्रह्म विवाह में। देव विवाह में ऐसा व्यक्ति जो योग्य हो बहुत, मतलब, और स्पेशली ये प्रीस्ट के लिए, ये वाले पंडित के लिए 2 यूज किए जाते हैं ब्रह्म विवाह और देव विवाह की प्रक्रिया। उसके बाद अर्श विवाह में हम देखेंगे, उसके बाद हमारा आता है क्या? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह आता है।
है ना। इसमें रजापत्य में ऐसे अरेंज मैरिज होती है, अर्श विवाह में ऐसे कि दो बैल वगैरह के जोड़े को दान कर दिया जाता है, और उसका प्रजापत्य काइंड ऑफ अरेंज मैरिज होती है। ये चारों प्रकार की जो मैरिज है इनको बहुत बेस्ट माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं परिवार की सहमति से बहुत बेहतर तरीके से विवाह होता है। परंतु इन चार के अलावा भी और चार अलग प्रकार के विवाह होते हैं जिन्हें हमारी सोसाइटी बहुत नेग्लेक्ट करती है। कौन कौन से देखते हैं, है ना। इसमें आता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि मतलब जो वर पक्ष के लोग होते हैं या जो जो पुरुष होता है वो मतलब किसी से अगर विवाह करने वाला है तो वह उसको उल्टा दहेज देता है। किसमें? असुर विवाह में। असुर के बाद क्या आता है हमारा गंधर्व। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह काइंड ऑफ लव मैरिज होती है। क्या होती है? गंधर्व विवाह काइंड ऑफ लव मैरिज होती है। मतलब अगर दोनों अपनी कंसेंट से क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष अगर विवाह करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। असुर विवाह, गंधर्व विवाह। उसके बाद हमारा आता है राक्षस विवाह। क्या आता है? राक्षस। राक्षस विवाह क्या होता है? किसी भी स्त्री का हरण करके ले जाना और उससे विवाह कर लेना या युद्ध में जीत लेना, एक प्रकार से राक्षस विवाह कहलाता है ना। असुर विवाह। उसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट पैशाच विवाह। पैशाच या पैशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि मतलब किसी वुमेन की अगर अनकॉन्शियस कंडीशन में अगर है और उसको उठा कर ले जाए और उससे विवाह करना, वो हमारा आता है पैशाच विवाह में। तो कितने प्रकार के विवाह होते हैं उस समय के मैरिजेस के टाइप? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ऐसे 8 प्रकार की मैरिज उस समय प्रचलित थी। उन्हीं के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ उस समय 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। So while the Brahman authors of these texts claimed that their point of view had universal validity, भाई उन्होंने जो जितनी भी बातें की गई है, जितने भी नियम बनाए गए हैं, अलग अलग धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनमें जितनी भी बातें ली गई हैं वो सबके ऊपर वैध है। जितने भी संसार में यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सबके लिए है। वो हमारे द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वो किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा लिखी गई सब कही गई बातें हैं, उनका ही हम अनुसरण कर रहे हैं। So and that what they prescribed had to be obeyed by everybody, सबको इसका पालन करना पड़ेगा। It is likely that real social relations were more complicated, और कहीं ना कहीं इनमें बहुत जटिलताएं हुआ करती थी सोशल रिलेशन में, उस समय के सोसाइटी समाज के संबंधों में, है ना। Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulty of the communication, the influence of the Brahman by no means all perceived। देखो अब सभी लोग तो इनके नियम, इनके द्वारा नियम कानून जो बनाए गए सभी लोग तो पालन करेंगे नहीं। इतना बड़ा भारत है और अलग अलग प्रकार के कल्चर है, अलग अलग प्रकार के बहुत से लोग रह रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे के पूरे भारत में, है ना। तो सभी लोग इनकी बातों को, इनके नियमों को, इनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन तो नहीं करेंगे। तो कुछ लोग भी इन नियमों को नहीं माना करते थे, है ना। So what is interesting is that Dharmasutra and Dharmasastra, what Dharmasutra and Dharmasastra recognized as many as 8 forms of marriage। अब देखो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार की विवाह के बारे में दिया गया है? 8 प्रकार के विवाह के बारे में हमने अभी देखे। ऑफ दीज द फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड। शुरू के 4 जो है हमारे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श और प्रजापत्य, इनको एक तरह से बेहतर माना गया है कि भाई ये विवाह के मैरिज पैटर्न क्या है, बहुत बेहतर है। वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड, और बाकी चारों की क्या की गई है? आलोचना की गई है, कंडेम किया गया है। भाई ये बेहतर तरीके के विवाह नहीं, इस प्रकार से विवाह हो रहा है तो समाज में इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। इट इज पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। अब जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं मानते थे, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नियम कानून जो है इनको नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही जो 4 प्रकार के विवाह किए जाते थे, असुर, राक्षस, गंधर्व और पैशाच, है ना। अब ये हमने देखा किस प्रकार का मैरिज पैटर्न हुआ करता था, कैसे अलग अलग प्रकार की मैरिजेस हुआ करती थी, कैसे हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वुमेन का गोत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। वुमेन का क्या? गोत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। सो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड। अब देखो एक प्रकार की प्रथा देखते हैं 1000 BC की क्या प्रथा होती थी? वॉज टू क्लासिफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्र। देखो हर व्यक्ति का अलग अलग गोत्र होता है, हर व्यक्ति का विभाजन अलग अलग गोत्र के अनुसार किया गया है कि भाई कौन किस गोत्र से आया है, किस वंश का है, किस लीनिएज का है, कहाँ से इनकी प्रारंभ होता है, कौन कौन से ऋषि की संतान है, कौन से धर्म के लोग या कौन से किस व्यक्ति क्या कहाँ से इसकी लीनिएज है, कि जन्म कहाँ से हुआ है, उसके वंशज कौन हुआ करते हैं, है ना। सो ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड। जितने भी वैदिक महर्षि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम ऋषि, सांडिल्य ऋषि, कौशल ऋषि, इन सभी ऋषियों के हम नाम जैसे हम पढ़ते हैं, वशिष्ठ ऋषि, ऐसे अलग अलग ऋषियों के बारे में हम देखते हैं, भरद्वाज ऋषि। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर over part of the western India, and all those who belong to the same gotra were regarded as his descendants।
देखो जितने भी सेम गोत्र के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ही पूर्वज के ही लोग वह हुआ करते हैं, तो इन्हीं गोत्रों में कहीं ना कहीं विवाह बहुत कम देखने को मिलते हैं कि भाई सेम गोत्र के लोग एक दूसरे में विवाह नहीं किया सकते हैं। और इन गोत्र का नाम किस चीज के आधार पर है? जितने भी वैदिक महर्षि हुए उस समय के, कितने वैदिक महर्षि या ऋषि, वैदिक महर्षि हुए हैं उनके ही नाम पर गोत्र का नाम बनाया गया है। टू रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। देखो गोत्र से संबंधित दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नियम बनाए गए हैं। क्या क्या? वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स, क्या? वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, क्या? एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। अब देखो वुमेन को, अब अगर किसी महिला का अगर विवाह हो जा रहा है, किसी स्त्री का अगर विवाह हो जा रहा है, शादी हो जा रही है किसी दूसरे के साथ, तो उसके अपने पिता का जो गोत्र है उसको छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा। पहला ये गोत्र के पहला नियम ये है, क्या? कोई भी महिला अगर है तो उसको क्या अपने पिता का गोत्र, अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा, ये रूल है ना। अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा किसी भी महिला को, आप किसके पश्चात? विवाह के पश्चात, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अडॉप्ट द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। क्या रूल है? दो रूल। सेम गोत्र के लोग एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं, और विवाह के पश्चात जो महिला है उसको अपना गोत्र गिव अप करके अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना है। ये दो गोत्र से संबंधित रूल हुआ करते थे। One way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women which sometimes derived from गोत्र name। अब देखो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग कुछ मानते थे गोत्र से संबंधित, कुछ नहीं मानते थे, और उनके गोत्र के आधार पर किस प्रकार के उनके नाम हुआ करते थे इसको हम देखेंगे। So these names are available for powerful ruling lineage such as सातवाहन। अब देखो इस प्रकार के गोत्र से संबंधित हमें क्या एक जानकारी प्राप्त होती है? किसके बारे में? सातवाहन के बारे में। Who ruled over parts of Western India and Deccan। कहाँ पे रूल किया? हमारे हमारे इंडिया का ये वाले रीजन में, इंडिया के हमारे ये वाले रीजन में सातवाहन ने रूल किया है। ये महाराष्ट्र वाले और आंध्र प्रदेश के रीजन में सातवाहन ने रूल किया गया हमारे इसी रीजन में। कब? सेकंड सेंचुरी बीसी सेकंड सेंचुरी सी के बीच में। अब इनमें भी कहीं ना कहीं गोत्र का कंसेप्ट चलता था। किस प्रकार? हम देखेंगे। सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड। हमें इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए विच अलाउस हिस्टोरियंस टू ट्रेस फैमिली टाइज इंक्लूडिंग मैरिज। अब इन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या प्राप्त होता है कि भाई किस प्रकार के इनके फैमिली टाइज हुआ करते थे, इनके किस प्रकार के पारिवारिक संबंध हुआ करते थे, और किस प्रकार के इनकी विवाह की प्रक्रिया हुआ करती थी। किसमें? सातवाहन डायनेस्टी में। किसके बीच में? सातवाहन डायनेस्टी के बीच में, है ना। सो नेम्स ऑफ द सातवाहन किंग। अब देखो सातवाहन किंग से किस प्रकार से नाम हुआ करते थे। सातवाहन किंग जितने हुआ करते थे उनके कहीं ना कहीं these were names of the several generation of the सातवाहन ruler recovered from the inscription। note the uniform title राजा। देखो उन लोगों को सब क्या लेते थे? अपने टाइटल, सेम टाइटल लेते थे। क्या? राजा टाइटल लिया करते थे। ऑल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुत्र। और सबके इसमें देखने को मिलता है, हमको पुत्र देखने को मिलता है, राजा वर्ड देखने को मिलता है सबसे पहले। सन ऑफ द टर्म गौतमी पुत्र मीन सन ऑफ द गौतमी। नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठी वर फेमाइन फॉर्म ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ। अब देखो कहीं ना कहीं जो वैदिक मतलब देखो हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि जो भी महिला है उसके विवाह के पश्चात क्या करेगी? अपने पिता का गोत्र उसको गिव अप करना पड़ेगा और हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ेगा। परंतु सातवाहन इसके अगेंस्ट उल्टा चल रहा है, जबकि सातवाहन में कहीं ना कहीं देखना ब्राह्मण डायनेस्टी हुआ करती थी, परंतु ये उसका अपोजिट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए सारे के सारे नियम है, इनमें भी विविधता आती थी, डाइवर्सिटी आती थी, सभी एक प्रकार से नियमों का उपयोग नहीं किया करते थे। तो देखो इनको बोलते हैं मेट्रोनिम्स। मेट्रोनिम्स क्या हुआ करते हैं? The Britanic Upanishad, one of the earliest Upanishad, contains a list of successive generation of the teacher and student, many of whom were designated by metronymics। तो कहीं ना कहीं अपने माता के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी, गौतमी पुत्र श्री यन सतकर्णी, मदारी पुत्र स्वामी सकासेन, वशिष्ठी पुत्र चत्रपान सतकर्णी, हरिति पुत्र विनुकड़ा चोटुकलानंद सतकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सतकर्णी। ऐसे अलग अलग प्रकार के राजा हुए गए हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के राजा हुए हैं बहुत। किस प्रकार के उनके बड़े बड़े इस प्रकार के नाम हुआ करते थे, और सभी के सभी क्या करते थे? अपने टाइटल लेते थे, राजा टाइटल लिया करते थे, और सबसे पहले अपनी क्या करते थे? माता का नाम उपयोग किया करते थे। किसका नाम? माता का नाम उपयोग किया करते थे। इनको ही बोलते हैं मेट्रोनिम। और क्या करते थे? अब इनकी जैसे माता का नाम हम देखते हैं गौतमी और वशिष्ठी प्रकार से दिए गए हैं, गौतम
और वशिष्ठ नाम दिए गए हैं। तो गौतम और वशिष्ठ के नाम से ही इनके माता के नाम, क्योंकि ये गौतम और वशिष्ठ क्या है, इनके पिताजी के गोत्र हुआ कर होंगे। पिताजी के गोत्र के बाद उन्हीं के आधार पर इनके नाम नाम लिखे गए हैं। गौतमी पुत्र सी सतकर्णी से गौतमी उनकी जो हुई पुत्री। तो इन्होंने क्या किया गया है, अपने पिता के गोत्र को गिव अप नहीं किया गया है। इस प्रकार के भी कुछ एक्सेप्शन केस हमें देखने को मिलते हैं। सातवाहन रूलर एंड इज बाय दिस वन ऑफ द रेयर स्कल्पचर, सातवाहन रूलर्स और बाय के देखो कुछ ऐसे स्कल्पचर भी हमें प्राप्त होते हैं, है ना। सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीगेमस। अब देखते हैं कुछ कुछ सातवाहन रूलर क्या करते हैं, पॉलीगेमी को भी फॉलो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा विवाह करते हैं, मतलब एक पुरुषों की बहुत सारी पत्नियां, एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। सातवाहन डायनेस्टी में कुछ इस प्रकार से भी हुआ करता था। एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द वुमेन who married Satavahan rulers indicate that many of them had names derived from गोत्र। अब देखो उनके गोत्र के आधार पे ही उन्होंने बहुत सारी, मतलब जैसे हम गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र देखते हैं, जो मतलब इनके माता हुआ करती सतकर्णी की, यज्ञसेन सतकर्णी की, पुलमामी की जो माता हुआ है, जैसे वशिष्ठी और गौतमी जो हुई है, उनके नाम कहीं ना कहीं गौतम और वशिष्ठ ऋषि के नाम से लिखे गए, जो उनके गोत्र पर गोत्र के ही अनुसार लिखे गए हैं, और वो क्या है, उनके फादर्स के गोत्र हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने फादर्स के गोत्र को नहीं छोड़ा विवाह के पश्चात भी। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमको देखने को मिलते हैं सातवाहन डायनेस्टी में। दे एविडेंटली रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम डिराइव्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड। देखो हस्बैंड के गोत्र को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि क्या अपने पिताजी के गोत्र को ही फॉलो करते रही। गोत्र नेम इज दे वर रिक्वायर्ड टू डू अकॉर्डिंग द ब्राह्मणिकल रूल। और ये ब्राह्मण डायनेस्टी होने के बाद भी इन ब्राह्मणिकल रूल्स को वायलेट भी कर रहे हैं। कौन? सातवाहन डायनेस्टी, है ना। सो व्हाट इज आल्सो अपेरेंट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। हम क्या देखने को मिलता है कि ऐसी सब क्या सेम गोत्र से रिलेटेड होती है ये वुमेन, कुछ कुछ मतलब ऐसा कि सेम गोत्र में भी विवाह कर लेते हैं सातवाहन डायनेस्टी। भाई अगर वशिष्ठ गोत्र के हैं तो वशिष्ठ गोत्र के लोगों ने वशिष्ठ गोत्र में ही विवाह कर लिया। तो जितने भी रूल है हमने क्या देखा कि जो रहेगी स्त्री क्या अपने खुद का पिता का गोत्र को गिव अप करके अपने हस्बैंड को गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सेम गोत्र में शादी भी नहीं कर सकते। लेकिन सातवाहन डायनेस्टी में सभी केस का उल्टा हो रहा है, सेम गोत्र में भी विवाह किया जा रहा है। एज इज ऑब्वियस दैट दिस ran काउंटर टू द आइडिया ऑफ एक्जिगेमी। देखो हमने क्या देखा, एक्सोगेमी का जो आइडिया पड़ा क्या कि भाई अपने किंग, जितने भी किंग रिश्तेदार वगैरह हुआ करते हैं, इन सब में विवाह नहीं करना, रिश्तेदार और कुल के बाहर जाकर हमें विवाह करना होता है। परंतु ये क्या कर रहे हैं, सेम गोत्र में भी विवाह कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल रूल्स के अगेंस्ट है। इनफैक्ट इट एग्जाम्प्लीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन किंग ग्रुप विच वॉज प्रिविलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। और आज भी देखा जाए बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो साउथ इंडिया में भी हमारे हैं, वो क्या है, एंडोगेमी के कंसेप्ट को मानती हैं कि भाई सेम कुल में विवाह कर लिया जाता है। सच मैरिज अमंग्स किंग फोक एंश्योर्ड अ क्लोज निट कम्युनिटी सच एज कजन्स। और इस प्रकार के अपने मतलब अपने रिश्तेदारों में और इस प्रकार के विवाह करना भी बहुत सी कम्युनिटी इसको मानती है, इसका पालन करती है। तो कहीं ना कहीं देखो ब्राह्मण के द्वारा जितने भी अलग अलग प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पूरे भारत में जितने अलग अलग प्रकार के डाइवर्स लोग रह रहे हैं, सभी लोग उन नियमों का पालन तो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और कहीं बहुत हमें पूरे भारत की जितनी भी भारत भूमि है, जितना भी हमारा इंडिया है, हमारा सबकॉन्टिनेंट है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बट एज एट इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक डिटेल। और हर एक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इतने आसानी से हर विषय में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो क्या सचमुच में मदर्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी या वुमेन का इंपॉर्टेंस हुआ करता था सचमुच में हमारे इतिहास में? देखते हैं। वी हैव सीन दैट सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स के आधार पर हमने सातवाहन डायनेस्टी में क्या देखा कि अपने मेट्रोनिम्स के द्वारा जाने जा रहे हैं, जैसे गौतमी पुत्र सतसी सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में देखने को मिलता है हमको। तो मेट्रोनिम्स के आधार पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल मे भी सातवाहन डायनेस्टी में होता होगा। ऑल्दो दिस में सजेस्ट दैट मदर्स वर इंपॉर्टेंट बट वी नीड टू बी कॉशियस बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन। परंतु मदर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट उस समय हुआ करती थी, बट इतना भी जरूरी नहीं कि हम केवल इसी के आधार पे बोल सकते हैं कि मदर के हाथ में सत्ता हुआ करती होगी उस समय की। तो ये भी कहना सही नहीं है। इन द केस ऑफ द सातवाहन वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल। देखो सातवाहन डायनेस्टी में भी कहीं ना कहीं सक्सेशन क्या हुआ करता था, उनको पिता के बाद किसका, अपने पुत्र ही उत्तराधिकारी हुआ करता था। ये हमको देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार के हुआ करता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल माता को बहुत ज्यादा उस समय डोमिनेंस हुआ करता था, सोसाइटी में वुमेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। किसके आधार पे? केवल उनके नाम रखने के आधार पे। ठीक है। तो सातवाहन डायनेस्टी में इस प्रकार के अलग अलग रूल्स को, जो ब्राह्मणों के द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं, गोत्र संबंधी नियम बनाए गए हैं, शादी से संबंधित नियम बनाए गए हैं,
इस प्रकार के नियमों का सभी पूरे भारत पे सभी एक समान लोग सब एक प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे थे, उनका एक प्रकार पालन नहीं कर रहे थे, सभी नियमों का, सभी ट्रेडिशंस का, सभी कस्टम्स का किस प्रकार से बनाए गए हैं, कैसे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में इन सभी का वर्णन किया गया है। देखो, a battle scene, this was among the earliest sculpture depictions of scene from महाभारत, a terracotta sculpture from the wall of the temple in अहिंसा से प्राप्त होता है, कैसे महाभारत के युद्ध के विषय में ये वर्णन किया गया है कि कौरव और पांडव के बीच में किस प्रकार युद्ध हो रहा है। ये देखो, मदर्स एडवाइस के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से माता अपने पुत्र को एडवाइस देती हैं। देखो, गांधारी जो है हमारे क्या है, दुर्योधन की माता है, धृतराष्ट्र की पत्नी है, तो वो किस प्रकार से अपने पुत्र दुर्योधन को समझा रही है कि तुम जो युद्ध कर रहा है उसे यहीं पे रोक दो, शांति वार्ता कर लो, किसके साथ जाके, पांडवों के साथ, तुम्हारे ही भाई वो हैं, युद्ध में कोई कुछ नहीं जीत पाएगा। युद्ध में क्या, इट इज द वाइज मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंस हु गार्ड्स हिज किंगडम, ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स। अब देखो, क्या लालच और क्रोध ये इंसान का क्या कर देता है, विनाश कर देता है। तो हमेशा क्रोध क्या लाता है, विनाश लाता है, और विनाश ही, क्रोध क्या लाता है, विवाद लाता है, और विवाद से ही होता है क्या, बहुत बड़ा विनाश होता है। तो क्रोध में आके व्यक्ति को अपने आप में संयम खो देता है और अपने ही आप का क्या कर लेता है, नुकसान कर लेता है, अपने आप को हानि, अपने आप की हानि कर लेता है। और भाई हुई कहीं ना कहीं, अब क्या बोलते हैं, हमारे दुर्योधन के पास जितना भी उसको मिलता वह भी नहीं मिल पाया, और महाभारत के युद्ध में हार गया, किसके द्वारा, पांडवों के द्वारा, और इस प्रकार हमारी महाभारत खत्म होती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो शादी केवल एक समारोह नहीं बल्कि एक सिस्टम है। तो समाज, रिश्तेदार, शादी की प्रक्रिया, ऐसे ही सामाजिक नियम हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते केवल दिल से नहीं चलते बल्कि नियमों से भी चलते हैं। So with this we have completed our topic. So thank you very much and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.